इंग्लिश में मैंने कहा वो एंटोनिम सिनोनिम्स इनका लिमिट नहीं है, बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ये क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। ये मतलब अगर आपने पढ़ लिया तो आप कर सकते हो। ये रूल्स बेस्ड है। ये रूल बेस्ड है। वो कोई जॉब ऐसी नहीं है जो इससे अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड कराए। करेक्ट। तो मैं काफी होपफुल हूँ कि इस बार देखना आप जो वर्ल्ड कप गुजरा है उससे रिलेटेड हाँ। कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि इट वर्क। आप इनको बताइए क्वेश्चन क्वांट्स का और रीजनिंग का कहाँ से सॉल्व करना चाहिए, जैसा करेक्ट। अब उसका फिजिक्स छूटा हुआ है तो 30 में 20 नंबर 22 नंबर तो मिनिमम उसको चाहिए, अगर उसका नॉटेज बहुत अच्छा है तो वो 20-22 नंबर कैसे करे वो और सिलेक्शन जो है वो रिलेटिव चीज है। ऐसा नहीं है कि टफ एग्जाम है तो आपके लिए ही टफ हो, सबके लिए टफ है। बिल्कुल। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि सर मैं जेईई मेंस तक के लेवल का लगा लूं, लेवल क्या सॉल्व करना चाहिए फिजिक्स में। देखिए, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर डिस्कशन। और आज के वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, हमारे साथ में एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहली बार में AIATC एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया। जब मैं कहूं कि पहली बार में AIATC एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगी, क्योंकि उन्होंने पहली बार में तो क्वालिफाई किया ही, साथ ही साथ अपने शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क लेकर के आए। तो आप कह सकते हो कि शिफ्ट 1 के ऑल इंडिया टॉपर हमारे साथ में आज हम कुछ बातें करेंगे और आप लोग ये समझने की कोशिश करोगे कि आप लास्ट के दिनों में AIATC में मार्क्स कैसे आप स्कोर कर सकते हो। ऑल इंडिया रैंक इनका 3 है। 1-2 रैंक जो इनके भी 100 परसेंटाइलर्स हैं। 100 परसेंटाइलर में जब मान लीजिए आपके 2 से 3 लोग हो जाते हैं तो एज वाइज क्राइटेरिया कर दिया जाता है। उसके बाद जो है जिसका सबसे ज्यादा एज है वो ऑल इंडिया रैंक 1, जो 2 सेकेंड है, जो सेकेंड एज का होगा वो 2 एंड सो ऑन। तो हमारा पास में अभी ललित सिंघल आएंगे। ललित सिंघल is a candidate who has passed BTech from electrical engineering from दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से। इन्होंने फर्स्ट 2021 में कंप्लीट किया। इज वेरी यंग और पहली बार में अपने शिफ्ट के टॉपर निकले। सो आप यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश करोगे कि कैसे, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मतलब सर हमारा कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पे तो IITian बैठ जाते हैं या फिर नॉन IITian बैठ जाते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से हो, आप बैकग्राउंड आपका कहाँ से है। टॉकिंग अबाउट इनका जो कॉलेज है वो भी जेईई मेन से एडमिशन लेता है। जेईई मेंस आप जानते ही हो। बट अगर आप IIT से हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर अगर आपने मेहनत किया होगा। आपने मेहनत किया, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। बिल्कुल इस एग्जाम में बहुत सारे लोग थे और क्या इन्होंने ऐसा किया कि हम इनकी ये जानने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि सबका रैंक 1 आएगा, रैंक 2 आएगा। आपका टारगेट पहले होता है कि हम क्वालिफाई कर लें। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ललित ने कैसे पढ़ाई किया और कैसे आप कह सकते हो लास्ट के दिनों में कैसे बिना डिमोटिवेटेड रह के एग्जामिनेशन के डे तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और फाइनली गॉट अ वेरी गुड रैंक। सो वेलकम ललित, मैं आपको बुलाता हूं। सो हमारे पास में ललित है, ललित सिंघल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच अब्दुल। और आपको एक बात बता दूं कि ललित सिंघल वाज डूइंग CATC को जो कोर्स था ना, उन्होंने ट्रेनिंग कोर्स गोंडिया से किया, नियाटम गोंडिया से। और मैंने किया CATC इलाहाबाद से। तो आई वॉज हैविंग मतलब एक सुन रखा था कि शुरू के 24 लोग जो है गोंडिया में चले गए थे, उसके बाद 25 से लेकर के आगे तक के रैंक को लोग CATC में ट्रेनिंग किया था। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और यूं कहें कि अपन दोनों यहाँ पे आके मुंबई एयरपोर्ट पे मिले। सो फाइनली आप जानते भी हो मुंबई में शुरू में जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं तो भाई ऑलरेडी टॉपर है, तो इनको मुंबई मिला हुआ है। सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे वन बाय वन, स्लोली। तो ललित आप बताइए फाइनली आप कहाँ से हो और कैसे किया, क्या आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया और किस ईयर में किया? तो अब्दुल, मैंने जैसे कि बताया आपको, मैंने 2021 में बीटेक पास आउट किया अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो मैंने बीटेक किया आगरा से, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 2021 में। ओके। उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या करना चाहिए, जॉब करना है, लेकिन जब पता चला कि कॉलेज में कंपनीज उतनी अच्छी नहीं आ रही हैं और प्लेसमेंट पैकेज भी काफ़ी पुअर है, तो फिर मेरे को लगा कि कुछ अलग करना पड़ेगा। तो फिर मैंने गेट का ट्राई किया, लेकिन गेट में फिर मेरे को लगा कि गेट ऐसा एग्ज़ाम है कि उसके लिए जितना मेहनत है उसके हिसाब से आउटपुट नहीं है उसका। तो फिर मैंने कैट का प्रिपरेशन शुरू किया। मैंने कैट का प्रिपरेशन कर रहा था, कैट भी दिया मैंने, मेरा 99+ परसेंटाइल था।
लेकिन मेरे को टॉप 6 जो आयंस थे उनसे कॉल नहीं थी, तो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड था। बट मीनवाइल मेरे को जो मेरे कॉलीग्स थे वो गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनको इस एग्ज़ाम के बारे में पता था, क्योंकि सिलेबस तो वैसे गेट से ज़्यादा रिलेशन नहीं है सिलेबस का, लेकिन एस्पिरेंट्स आप देखोगे गेट वाले बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो इस एग्ज़ाम को लेते हैं। टेक्निकल है थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसलिए हाँ। तो फिर तो ऐसा क्यों है, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम है, 11th-12th का काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है, तो वो उनका अच्छा होल्ड होता है उस सिलेबस पे। करेक्ट। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि काफ़ी अच्छा एग्जाम है और जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है। और कोई था आपके कॉलेज से, कोई था जो इस जॉब में था पहले? नहीं, मेरे कॉलेज से कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे कॉलीग्स थे, उनको पता था कि एग्जाम काफ़ी अच्छा है। अच्छा, उन्होंने सुना हुआ था काफ़ी। मेरे को कुछ ज़्यादा, मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं गेट वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ, या फिर पीएसयू के जॉब्स में मेरे को कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा हो। कलीग मतलब आप कहीं जॉब कर रहे थे? नहीं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे। ओके। तो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको पता था कि एग्जाम अच्छा एग्जाम है, तो उन्होंने मेरे को बताया। तो जब फिर मैंने देखा कि इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखा मैंने रिसेंट ईयर का ही, तो मेरे को पता चला कि ये एग्जाम ऐसा है कि जिसमें 11th-12th के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका एप्टीट्यूड एज अ होल नॉन टेक्निकल पोर्शन कैसा है, आप कैसे सोचते हो चीजें, तो फिर वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे लोहित। आप पहले मुझे ये बताओ कि आप 2021 में पास आउट हुए। हाँ जी, करेक्ट। तो आपको पहली बार कब पता चला AITC के लिए? मेरे को AITC के लिए पता है, मैं 2022 कैट की प्रिपरेशन कर रहा था। 2022, ओके ठीक है। तो 2022 कैट की प्रिपरेशन करते वक्त ही मीनवाइल जुलाई 27 को ये एग्जाम था, जहां तक इफ आई एम नॉट 27 जुलाई 2022। हाँ करेक्ट, 27 जुलाई 2022 को एग्जाम था। हाँ। लेकिन मेरे को पता चला इसको 15 जून के आसपास, 10-15 जून के आसपास एक नोटिफिकेशन आया था। उसी नोटिफिकेशन को मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ शेयर कर दिया। तो मैंने जब देखा कि, तो मेरे को लगा टाइम है काफी, और सिलेबस भी देखा, तो मैंने सोचा एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ाई करना शुरू करेंगे, काफी अच्छा रहेगा। तो मतलब आपको इवन पहले पता भी नहीं था? नहीं, जब मेरे को नोटिफिकेशन आया, तब नोटिफिकेशन आया, तब आई केम टू नो कि हाँ ये एग्जाम ऐसा है कि इसको मैं क्रैक कर सकता हूँ विदाउट मच एफर्ट्स। हाँ, क्योंकि मैथ फिजिक्स होता है, और अगर आपने 11th-12th में मैथ फिजिक्स ठीक से पढ़ा हुआ है तो एग्जाम देखते ही लगता है कि हाँ मतलब हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर हाँ, मैंने फॉर्म भी मैंने लास्ट डेट्स में ही भरा था। 14 जुलाई 2022 शायद फॉर्म की लास्ट डेट थी, तो मैंने फॉर्म भरा कुछ 10-12 जुलाई के आसपास। एक हफ्ते बाद एडमिट कार्ड ही आ गया था, क्योंकि 27 जुलाई को तो एग्जाम ही था। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो अपने जो 11th-12th के नोट्स थे, 11th-12th का नोट्स रखा था आपने? हाँ 11th-12th का नोट्स रखा था मैंने। हाँ, तो इसका क्या है कि आप जब बुक से पढ़ने जाओगे तो काफी टाइम लग सकता है कई बार। जब आपके नोट्स हैं तो आपने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं, आपको पता है कि क्या चीजें लिखी हुई है नोट्स में, और कई बार कुछ प्रिसाइज फॉर्म में कुछ ऐसी चीजें भी लिखी होती हैं जो दूसरों को एब्स्ट्रैक्ट लग सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि व्हाट दे रियली मीन। यस, आप कभी अपने शब्दों में कुछ कुछ लिख लेते हो। हाँ बिल्कुल। कभी कभी कोई क्वेश्चन भी आप लिख लेते हो। आप शॉर्ट नोट्स में आप टॉपिक के बजाय आप कोई क्वेश्चन भी लिख लेते हो, वो क्वेश्चन भी आपको हेल्प करता है। क्वेश्चन टाइप पता चल जाता है आपको, तो फिर उस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उस मेथोडोलॉजी से। तो कैसे किया? मतलब मैं अगर बात करूं 1 by 1, जैसे कि बीटेक आपने किया, हाँ कैट का प्रिपरेशन भी कर रहे थे, हाँ, तो मैथ टच में थी? मैथ टच में थी। फिजिक्स, अब कैट का प्रिपरेशन कर रहे थे तो एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं है, एप्टीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश वगैरह बहुत वैसे ही आता है। हाँ। वैसे अभी हम जीके की बात लास्ट में करेंगे। तो फिजिक्स का कैसे किया? सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि फिजिक्स जैसे आपके पास में टच में नहीं था। सपोज मैं मान के चलता हूँ आपने लास्ट डेट्स में फॉर्म भरा, आई थिंक कि भाई इनका था 30 जुलाई वगैरह, 30 जून लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, हाँ शायद इसी तरह का था, और उसके बाद आपको टाइम मिला 27 जुलाई। हाँ, मैं एग्जैक्ट डेट में एकदम कंफर्म नहीं हूँ, बट जून के ही आसपास में 1 महीने का टाइम मिलता है। 15-20 दिन ही मिला था हमारे टाइम पे, तो और कम मिला था, 15-20 दिन। हाँ। तो उसका डेट देखना पड़ेगा, जो डेट था मतलब आपने लास्ट टाइम में भरा लास्ट टाइम में फॉर्म, उसके बाद में फिर फिजिक्स को कैसे किया? फिजिक्स का जब मैं 11th-12th में था तो फिजिक्स मेरा अच्छा था। तो और बीटेक भी इलेक्ट्रिकल में किया, तो जिसमें फिजिक्स का काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, तो उस चीज का काफी फायदा हुआ। और आप भी देखोगे रिसेंट एग्जाम्स में कि जो पोर्शन जो है इलेक्ट्रिकल पोर्शन काफी थोड़ा ज्यादा आता है, मतलब कंपेयर टू मैकेनिकल वाला। मैकेनिक्स जो है 11th वाली, वो मैकेनिक्स कम आएगी। 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेट का पोर्शन है, वो काफी अच्छा आता है। करेक्ट, सही बात है। तो उस चीज में थोड़ा फायदा हुआ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट
11वीं 12वीं की फिजिक्स और बीटेक की फिजिक्स एंटायरली डिफरेंट है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने बीटेक में फिजिक्स पढ़ी है तो आप 11 12 की फिजिक्स में आपकी मास्टरी होगी। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं सही बात है, आपको 11th 12th वाला ही करना ही पड़ेगा। करना और पड़ेगा। मतलब जैसे लोग परेशान होते हैं कि सर मैं जी मेंस तक के लेवल का लगा लूं, लेवल क्या सॉल्व करना चाहिए फिजिक्स देखिए में? फिजिक्स में मैं बताऊंगा कि बिल्कुल प्योर एकेडमिक वाला लेवल आता है, जो 11वीं 12वीं में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, बिल्कुल आपको बोल रखा हुआ है गैस मैंने बहुत बार। हाँ, बहुत आसान पेपर आता है। और Correct. अगर आपने थोड़ा सा एक स्मार्ट अप्रोच होती है कि आपको टॉपिक, मान लो आपने रिवाइज, मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन फंस गया आपके सामने पेपर में जो आपने पढ़ा ही नहीं था, रिवाइज नहीं किया, तो अगर आप स्मार्ट हो तो ऑप्शन से कई बार एलिमिनेट की जा सकती हैं चॉइसेस। जैसे Correct. मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको 2022 एटीसी का ही। तो वो क्वेश्चन क्या था कि 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे थे, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना था और 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का डायरेक्शन भी निकालना था। तो अब मैग्नीट्यूड तो सब निकाल लेते हैं अपना सिंपल फॉर्मूला लगा के, लेकिन डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा इशू होता है। तो लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था कि मैग्नीट्यूड निकालना ही डिफिकल्ट था, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए काफी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। तो मैंने स्मार्ट अप्रोच लगाई कि चारों ऑप्शन में मैंने देखा कि चारों ऑप्शन में फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्शन ही निकाल लूं, उससे मेरा एक ऑप्शन, सारे बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। दिस इज द स्मार्ट वे हाउ यू गेट AIR 1। करेक्ट। तो फिर मैंने फोर्स का डायरेक्शन निकाला, और डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ भी नहीं था कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में अगर अट्रैक्शन है तो उस हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन निकल आएगा, या रिपल्शन है तो उस हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन निकल आएगा। चार्जेस मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली उनका कि मैग्नीट्यूड कैसा था, मतलब चार्जेस किस नेचर के थे, पॉजिटिव थे नेगेटिव थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली मैंने सॉल्व किया तो हार्डली 30 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने डायरेक्शन की हेल्प से कर लिया। आपने डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन की हेल्प से उसमें अगर मैं सॉल्व करने जाता मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग तो मेरे को जो के का गंदा सा टर्म होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 9 into 10 की पावर 9 9 वैल्यू इंटू 10 पावर 9 वाला, तो वो काफी सॉल्व करने जाते तो काफी मतलब काफी टिपिकल हो जाता। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे ललित ये बताओ कि सपोज आपने निकाला, जैसे आपने एग्जाम दिया, क्या आपको पता था कि AIR 1 आ जाएगा? नहीं, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से नहीं। आपको एग्जाम के हॉल के बाहर जब निकले तो आपको क्या लगा? एग्जाम हॉल के बाहर निकला तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले से शुरू करूंगा एग्जाम हॉल से निकलने से। बिल्कुल। जैसे 1 घंटे 20 मिनट का एग्जाम था, तो शिफ्ट वन अगर आप 2022 का जाके देखोगे तो सबसे ज्यादा टफ था तीनों शिफ्ट्स में। हाँ बिल्कुल, मतलब- इसका कट ऑफ जो है 93 गया था। हाँ, और शिफ्ट Right? 2 शिफ्ट 3 का तो 102 103 गया, शिफ्ट 3 का 101। हाँ 101। तो 8 नंबर का डिफरेंस आप सोचिए, 100 और 100 नंबर का, 120 नंबर के एग्जाम में 8 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है काफी ज्यादा वेरी कर गई। और शिफ्ट 1 ऐसा भी था कि आप फर्स्ट शिफ्ट था। हाँ, आपको तो आप impression नहीं सुबह मिला। गए तो आपको पता भी नहीं चला कि क्या आने वाला क्या है। आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम हुआ था जिसमें 266 वैकेंसी आई थी, हाँ, उनका लोगों ने पढ़ा था, लेकिन उसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें BSc वाली फिजिक्स भी आई उसमें थी। BSc बेस तो में BSc वाली थी, उसके बाद 264 वैकेंसी में 11 12 का आया था। तो इस बार लोग गए तो ये भी मन में कंफ्यूजन था कि क्या आएगा क्या एग्जाम आएगा, में, बिल्कुल। और पहला शिफ्ट था। पहला Correct, शिफ्ट था। बिल्कुल तो मानता हूं। मैं गया पेपर देने, तो एक्चुअली मैंने 4-5 मॉक्स ही लगाए थे, बस 4-5 मॉक्स मैंने ट्राई किए थे, क्योंकि मेरी टेंडेंसी है कि अगर मैं कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं बिना सेमी हार्टेड नहीं देता, मैं फुल हार्टेड देता हूँ। तो मैंने अपना जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था कैट का, उसको मैंने पॉज किया 15 दिन के लिए, क्योंकि कैट का एग्जाम काफी बाद में था। तो मैंने सोचा पहले इस पर फोकस करते हैं। 15 दिन मैंने प्रिपरेशन किया। 15 दिन में मैंने 5-6 मॉक्स दिए, बस एक बार रिवाइज किया अपना 11 12 का नोट्स, और नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन जो था वो हैंडी था मेरा कैट की वजह से, बिल्कुल। तो मेरे को उसको पढ़ने का कुछ बिल्कुल जरूरत भी नहीं थी, 1% भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, एक्सेप्ट जी के पोर्शन, उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो अभी जब बात आई कि एग्जाम अटेम्प्ट करने की, तो मॉक्स में भी मेरे साथ वही हो रहा था कि मैं सारे एग्जाम्स 15 से 20 मिनट पहले खत्म कर लेता था, क्योंकि मेरा अप्रोच रहता था कि मैं मैथ्स फिजिक्स जो वो टेक्निकल वाला पोर्शन है वो थोड़ा टाइम टेकिंग पोर्शन है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन कैट की वजह से मेरा इतना हैंडी था कि 60 क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे को 30 to 35 मिनट्स लगते थे। करेक्ट। आई एम वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई से कि 30 to 35 मिनट्स लगते थे, बहुत ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ मैं। ये आपका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। हाँ, तो एग्जाम जब मैं गया देने, तो जब मैंने देखा कि मॉक्स के कंपैरिजन में नॉन टेक्निकल पोर्शन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी ज्यादा है। जैसे क्वांट के क्वेश्चंस काफी लंबे थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी, आपको रीजनिंग में पाई चार्ट। डिफिकल्टी किसका ज्यादा है? नॉन टेक्निकल पोर्शन का। ओके। तो फिर मैंने कई एग्जाम्स दिए, तो एक मेरे को आइडिया भी है कि जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे होता है तो मेरे को समझ में आ जाता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे है, और सिलेक्शन जो है वो रिलेटिव चीज है। ऐसा नहीं है कि
टफ एग्जाम है तो आपके लिए ही टफ है, सबके लिए टफ है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो फिर मैंने सोचा कि आप यहाँ पर कोई जल्दी नहीं है कि मुझे 90 मिनट पेपर करना है, मैं आराम से 120 मिनट लेके पेपर करूंगा। करेक्ट। मैंने फिर अपना स्ट्रेटजी थोड़ा सा री-स्ट्रेटजाइज किया, अपना पूरा प्लानिंग। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया नॉन टेक्निकल पोर्शन। मेरा नॉन टेक्निकल पोर्शन फिर भी 40 to 45 मिनट्स में हो गया था। करेक्ट। लेकिन जब मैंने टेक्निकल पोर्शन देखा तो वो मेरे को थोड़ा सा इजी लगा कंपेयर टू नॉन टेक्निकल। तो वो मेरा 50 मिनट में वो हो गया। मेरा 90 to 95 मिनट्स में मेरा ऑलमोस्ट 115-16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए थे, जो मेरे को लग रहे थे मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी फिर 5 क्वेश्चंस एंड में मैंने 5-6 मिनट और लगाया, मुझसे नहीं बने वो, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस बने। उसके अलावा गैस तो मारना ही था क्योंकि नॉन नेगेटिव तो मार्किंग था नहीं। हाँ। तो नॉन नेगेटिव में तो सारा करना ही होता अटेम्प्ट। तो मैंने अटेम्प्ट कर दिया और मैंने लास्ट के 20 मिनट पेन का कैप लगाकर बिल्कुल आराम से शांति से बैठा रहा। मैं सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है, कि एग्जाम ज्यादा आसान आ गया या मैं ज्यादा पढ़ लिया हूँ या फिर मैंने गलत आंसर मार्क कर दिए। लेकिन डीप डाउन माई हार्ट आई न्यू कि आई सिलेक्शन तो हो गया, सिलेक्शन तो हो गया है। सिलेक्शन तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रैंक कि रैंक कितना आएगा। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के। अब मुझे एक बात ये बताओ ले, जैसे कि आपने दिया करेक्ट, आपके नॉन टेक में कितने मार्क्स थे? ऐसा मेरा दोनों में ब्रेकअप बराबर था, 53-53। अरे वाह करेक्ट। तो अब मुझे एक बात ये बताइए, जैसे आपने बोला कि मैथ फिजिक्स आपका अच्छा था, आपका स्ट्रांग था, तो आप यहाँ पे है, आपने कर लिया। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनका कि मैथ फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होगा, बिल्कुल, या फिर जिनका ऐसा होगा कि जिनका नॉन टेक अच्छा होगा, हाँ, मैथ फिजिक्स में उनका एवरेज होगा, हाँ, या फिर ऐसा होगा कि अभी तो ठीक है बट मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगा तो मैं स्कोर कर सकता हूँ। या ऐसा हो सकता है कि सब 100 फर्स्ट रैंक के लिए तो कोई नहीं पढ़ता, नहीं, जाके पढ़ाई करते हैं, बेस्ट अपना दो, जो रैंक आना होगा आएगा। लेट से किसी कोई ऐसा है कि जो कि इसका नॉन टेक में 55 हो गया, करेक्ट, इधर से वो 45 मारता है, 100 हो गया उसको। तो 100 अगर आप लास्ट टाइम शिफ्ट 3 का सबसे इजी था बट फिर भी 101 में आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पार था। तो अगर मान लो आप इस तरह से करते हो 45, कोई 55 नॉन टेक है, 45 टेक्निकल में है, तो उसको फिजिक्स कैसे करना चाहिए? मान लो उसका मैथ भी टच में है, सब वो जो 30 में से जो है 25-26 ला रहा है, करेक्ट, अब उसका फिजिक्स छूटा हुआ है, तो 30 में 20 नंबर 22 नंबर तो मिनिमम उसको चाहिए अगर उसका नॉन टेक बहुत अच्छा है। तो वो 20-22 नंबर कैसे करे? वो उनके लिए थोड़ा सा बताइए कि कैसे किया जाए। 20-22 नंबर की स्ट्रेटजी, चाहे वो मैथ्स आपको लगता हो कैसे रिवीजन करना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, हाँ। मेरा एक ही तरीका है कि देखिए 30 क्वेश्चन है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जहां पर नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी से भी 7.5 क्वेश्चन सही बना दोगे, 1/4 तो वैसे भी सही होगा। अब रही बात बचे हुए 22.5 नंबर, तो मैं इस तरीके से देखता हूं कि आपको पहले प्रीवियस ईयर 3-4 साल का पैटर्न देखना है कि क्वेश्चंस कौन से यूनिट से ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप जाते हो आंख बंद करके सारे सब चैप्टर्स पढ़ते हो और आपके पास टाइम नहीं है उतना, अभी 1 महीना बचा हुआ है, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आप पूरा सिलेबस परफेक्शन के साथ कवर कर लोगे। बहुत मुश्किल चीज है, पूरा सिलेबस परफेक्शन के साथ कवर कर सकते हो, लेकिन परफेक्शन के साथ कवर करना मुश्किल है। अगर टाइम कम है तो बिल्कुल, हाँ। तो थोड़ा सा आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी चीजें, और प्रायोरिटाइज इस तरीके से करनी है चीजें कि जो जिनका वेटेज ज्यादा है उनको टाइम ज्यादा देना है। तो जैसे मैंने बोला कि आप एक बार और चेक कर लीजिए कि रिसेंट टाइम में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैथ्स में जैसे मैंने बताया आपको 3D से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, 3D ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलस से थोड़े बहुत मिल जाएंगे आपको, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। और जब फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले से, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन से, इन पोर्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको फोकस करना है ऐसे चीजों, जो लो हैंगिंग फ्रूट जिसको हम बोलते हैं, कि आपको जो इजीली आप कवर कर लो और आपका स्कोरिंग एरियाज हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, या फिर छोटे छोटे आइसोलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको EM वेव्स हो गया, छोटा टॉपिक है लेकिन आपको 1-2 क्वेश्चन उससे मिल जाएगा, और हार्डली 1 घंटे का टॉपिक है, आपने 1 घंटे में कवर कर लिया। जैसे मैं आपको बताऊं मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी है। अब रेडियो एक्टिविटी का आप देखोगे तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो न्यूमेरिकल पोर्शन ही आएगा। तो रेडियो एक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रिफर्ड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं कि आपको हाफ लाइफ निकालनी होगी किसी भी रेडियो एक्टिविटी के, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। तो हाफ लाइफ निकालने का एक फॉर्मूला है छोटा सा, और आधे घंटे का कॉन्सेप्ट वीडियो है। आप वो यूट्यूब पर सर्च करोगे, कोई भी बहुत सारे चैनल्स हैं, कहीं भी आप जाकर पढ़ सकते हो। बुक में पढ़ना है आपको, बुक में पढ़ सकते हो, आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन श्योर शॉट आपको 1 या 2 क्वेश्चन उससे मिल जाएगा।
तो आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है कि जहां पर आपको पता है कि श्योर शॉट 1 या 2 सवाल इस टॉपिक से आएगा, और मैं अगर आधे या 1 घंटे में टॉपिक कवर कर लेता हूं, तो मैं 20 या 30 घंटे देकर फिजिक्स में से श्योर शॉट 20 नंबर में पक्के कर सकता हूँ 30 नंबर में से। बचे हुए 10 नंबर ऐसे हैं कि आप तुक्के मारोगे तो 10 में से 2.5 तो वैसे ही आ गया, और किस्मत अच्छी हुई तो 4 भी सही हो सकते हैं, किस्मत खराब हुई तो 1 ही सही हुआ। तो हम नॉट तो गोइंग ऑन आपका मानना है कि जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं लास्ट ईयर में, उस पे पहले फोकस करो और फिर बात। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जैसे मैंने बोला हुआ है कि मैंने इनको क्या बोला हुआ है कि AIATC का जो एग्जाम है वो लिखता है, सिलेबस क्या लिखता है कि आपका जो फिजिक्स मैथ है वो क्लास 11th और क्लास 12th का आएगा। ये बिल्कुल सही बात है। लास्ट टाइम पे क्लास 12th का सेक्शन बहुत ज्यादा आया था, क्लास 11। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको क्या करना है कि क्लास 11th और क्लास 12th, अगर आपके पास में टाइम कम है तो बिल्कुल दिस मेथड विल वर्क कि आप पहले वो सेक्शन देख लो जिससे लास्ट टाइम में एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए हैं। करेक्ट। अगर आपके पास टाइम है तो आपको पूरा सिलेबस करना है। ये मेरा सजेशन हमेशा रहता है। उसका रीजन ये है कि यू नेवर नो कि पिछली बार आपका जो है 3D से क्वेश्चन इतने ज्यादा आए थे, इस बार आएंगे या नहीं आएंगे ये आप नहीं कह सकते। ऐसा मतलब जैसा कि AI का ट्रेंड्स देखा गया 2018 वाले पेपर में आपका सारा का क्वेश्चन जो था वो क्या था, BSc वाले थे फिजिक्स, जबकि सिलेबस वहां पे भी यही लिखा हुआ था कि आपका सिलेबस जो है 11th और 12th का है। तो मैं 3 बार से फॉलो कर रहा हूँ, जैसे एक बार पढ़ाया था उस बार भी मैंने सारा एनालिसिस देखा। तो दिस प्रॉपर्टी विल वर्क, जैसे ललित ने बताया। अगर आपके पास में लास्ट टाइम है, अगर आपको कवर करना है तो पहले आप क्या करो कि जो रिसेंट ट्रेंड में ज्यादा आए हुए हैं उसको कर लो, बट एक बार गो थ्रू सारा कर लेना। देखिए मैं अब्दुल भाई को थोड़ा रोकना चाहूंगा। काफी बिल्कुल सही बात बोली, तो मैं भी उसी बात पे आना चाह रहा था कि आपके पास टाइम कम है, तब भी आप अच्छे से पढ़िए जो मैंने बताया, वो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है कि आने के चांसेस हैं ज्यादा, लेकिन छोड़ के कुछ मत जाइए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको कोई IIT एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो आपको इन डेप्थ पढ़कर जाओगे तभी सॉल्व कर पाओगे। आप ओवरव्यू सारी चीजों को लेके जाओ, सो दैट अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो अटेम्प्ट तो आप कर ही दोगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल बनता है, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनता। बिल्कुल आपको, अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में आपको फोर्स निकलवा रहा है, तो एकेडमिक्स का क्वेश्चन है ये, आप यू कांट एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन कभी JEE एडवांस में आएगा। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, मान लो जैसे कि आपने 11th 12th का सपोज छोड़ दिया और वहां से सिंपल यूनिट का भी क्वेश्चन आ जाता है कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट कौन सा है। बिल्कुल तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके अलावा जैसे मैं बताऊं आपको, मैकेनिक्स में भी जैसे न्यूटन के इक्वेशंस हैं। अब न्यूटन के इक्वेशंस U = V = U + AT, ये कौन भूलता है? जिसने 9वीं 10वीं में पढ़ ली, वो जब तक बुढ़ापा नहीं आएगा तब तक नहीं भूलेगा आदमी। तो ऐसी चीजें अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल प्लेस में है तो मुझे नहीं लगता कि इनको रिवाइज भी करने की जरूरत है, लेकिन आपको लगता है कि आप भूल रहे हो तो इनको रिवाइज करके जरूर जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। इन पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको लगेगा कि होते ना क्वेश्चन कि आपने एक बॉल फेंका ऊपर, तो वो इतने टाइम के बाद मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली, तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वापस से, या फिर वेलोसिटी उसकी जब थ्रो करी थी तब इतनी थी, तो 10 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगी उसकी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, और थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो और जल्दी सॉल्व कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। करेक्ट। अच्छा, एक बात और देखते हैं कि जैसे आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो न्यूमेरिकल कितने सॉल्व किए थे? मैंने या फॉर्मूला कौन से, नहीं मतलब आप एग्जाम जब पढ़ाई कर रहे थे आप, तो आप जब थ्योरी पढ़ रहे थे रिवीजन के लिए, तो आप साथ में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे थे? मैं बताऊं, मैंने YouTube वीडियोस को काफी हेल्प ली थी अपना वो सॉल्व करने के लिए। मतलब थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, मैं पॉज करूंगा, वापस आते हैं अपनी बात पर। तो क्या बता रहा था मैं कि आपने न्यूमेरिकल्स कैसे? न्यूमेरिकल्स का मैं बताता हूँ आपको। तो न्यूमेरिकल्स का मेरा हमेशा से रहा है कि अगर मेरे को कॉन्सेप्ट पता है तो मैं न्यूमेरिकल कभी भी निकाल दूंगा। तो मेरा स्ट्रेटजी इस तरीके से रहता है कि मैंने एक टॉपिक कर लिया, YouTube वीडियो से पढ़ लिया, उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन मैंने अप्लाई कर लिए। मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक कॉन्सेप्ट है तो उसका एक कॉन्सेप्ट का एक इक्वेशन बना, तो एक इक्वेशन में मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट पे एक इक्वेशन या 2 इक्वेशन बने। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल होंगे, 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल होंगे। अब मुझे पता है कि अगर किसी टॉपिक में 3 इक्वेशन बन रहे हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो मैक्सिमम 3 तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं उस पर। 3 वेरिएबल में से कोई ना कोई 3 में से 2 मिसिंग होंगे, एक दे देगा, एक पूछेगा, 1 मिसिंग होगा, 2 दे देगा। तो उस तरीके से आपको पता है कि केवल एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल निकाल सकते हो, और उस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो क्रैक्स आप ये कह सकते हो, आपने जनरल कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ लिया
और क्योंकि न्यूमेरिकल इतने हाई लेवल के आते नहीं, नहीं। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो उसके न्यूमेरिकल भी आपके बन गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप मॉक्स पे ध्यान जरूर दीजिए। करेक्ट, एग्जाम फ्लो में आ जाते हो, एग्जाम फ्लो में आ जाते हो आप। Correct. और सबसे अच्छी चीज है टाइम प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हो। बिल्कुल। तो गाइस जैसे मैं आपको बोला हूँ, मैंने इनको क्या सजेस्ट किया हो, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जेई मेंस एडवांस की तरफ नहीं जाना है पढ़ाई के लिए, आपको कोई एचसी वर्मा की बुक नहीं उठानी है नहीं, पढ़ने नहीं। के लिए। आपको करना क्या है, सिंपल स्टेट बोर्ड जो स्टेट बोर्ड बुक होती हैं, हाँ। यूपी बोर्ड हो गया, आईसीएससी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो जो आपका बोर्ड गया, है कुमार मित्तल हो गया, एसएल अरोड़ा हो गया, या जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, आप उस बुक से बेसिक उसको कॉन्सेप्ट पढ़िए। क्वेश्चन के लिए उसी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं सिंपल सिंपल से, उनके क्वेश्चंस को कर लीजिए, और जो वहीं पे ऑब्जेक्टिव में जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कर लीजिए। आपको करना क्या है, आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं। जैसे आप लोग परेशान होते हैं सर न्यूमेरिकल कहाँ से करो, न्यूमेरिकल के लिए इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको करना क्या है, आपने ऑब्जेक्टिव, आपने थ्योरी पढ़ा, उसके बाद में उसी बुक के पीछे जो छोटे से ऑब्जेक्टिव होते हैं, छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, वही सॉल्व कर लो। और अगर आपने थ्योरी ठीक से पढ़ा हुआ है तो न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। बिल्कुल। और अब्दुल भाई मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हाँ, बिल्कुल। कि आप देखिए ज्यादातर जो एग्जाम्स है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके लिए थोड़ा सा वो उसके लिए कॉम्पिटिटिव अप्रोच होती है। वो अप्रोच कैसे काम करती है कि अगर आपको कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन का नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या मैं अप्रोच लगाऊं और मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा मतलब एक बहुत अच्छा अप्रोच मानता हूं मैं उसको, क्योंकि मैं कैट का एस्पिरेंट रहा हूं और कैट में मैंने कैट तो काफी ऑप्शन एलिमिनेशन वहां भी चलता है। तो AIATC का तो काफी सिंपल एग्जाम है उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर तो पक्का चलेगा। मतलब मैं अगर आपके पास आपकी अप्रोच अच्छी है तो 120 में से 30 या 25 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आप अपना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करोगे तो उससे टाइम भी ज्यादा लगेगा और हो सकता है गलत आंसर आ जाए। लेकिन अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा रहे हो, वैल्यू पुट कर रहे हो, हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, वो उससे जल्दी हो जाएगा सवाल। करेक्ट। तो ये चीजें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बट एक साथ ही साथ मैं ये भी दूंगा कि अगर आपका कोई फिक्स पैटर्न रहा है अभी तक, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे हो, आपका सही चल रहा है, तो नया ट्राई मत करिए। बिल्कुल। अगर ये जैसे इनका मेथड है, ही वाज ट्राइंग इन कैट, राइट, बिल्कुल। उन्होंने अप्लाई किया यहाँ पे, ही गॉट अ वेरी वंडरफुल रैंक, राइट। अगर आप किसी ट्रेंड से अभी तक एग्जाम हमेशा देते आए हो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर हाँ आप जैसे बैठ गए, आप फंस गए एकदम, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे। देखिए हर आदमी का या फिर हर एस्पिरेंट का अपना एक तरीका होता है, Correct. और जो आपको रिवाइज करना होता है या वर्कआउट करना होता है, अगर आप उस तरीके तक पहुंच गए हो तो आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हो। और अगर आप यू आर स्टिल नेविगेटिंग कि क्या तरीका है जिससे मेरा सिलेक्शन होगा, तो फिर आप वहां पर लोगों की जरूरत पड़ती है, वहां पर आप लोगों का ओपिनियन लेते हो। तो उस जगह पर अगर आपको लग रहा है कि आपको अपना तरीका नहीं पता, तो आप जो मार्केट में तरीके चल रहे हैं आप वो कोई भी तरीका अप्लाई करके देख लीजिए, जो आपको सूटेबल लगता है वो आप अप्लाई कीजिए एग्जाम में। वेरी गुड। अच्छा, हम लोग फिजिक्स की बात कर लिया, मैथ का मैंने बहुत बार बताया। नाउ कमिंग टू नॉन टेक पोर्शन। नॉन टेक, ठीक है, नॉन टेक में आपका क्या है, जैसे कि जीके है, आपने बोला कि मैथ, क्वांट्स और रीजनिंग, ठीक है, और इंग्लिश और जीके, तो इन चारों के लिए जैसे आपका तो कैट का प्रिपरेशन था, हाँ। तो इट वर्क। आप इनको बताइए क्वेश्चन क्वांट्स का और रीजनिंग का कहाँ से सॉल्व करना चाहिए। जैसे अभी मान के चलो मैं 27 दिसंबर टेंटेटिव एग्जाम डेट है, तो अभी आपके पास में एक महीना है, अभी 30 दिन है। अगर आप डेली जो है 30-30 क्वेश्चन लगाते हो तो आपके 900 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत है, बहुत राइट है। तो वो क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं? पहले तो मैंने बोल दिया PYQ सारे लगा लो। PYQ सारे और कहाँ से लगाना चाहिए? PYQ सारे लगा लीजिए। और काफी सारे चैनल्स भी हैं जो YouTube पे हैं, जो फ्री में अपना कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, और साथ के साथ वो लाइव वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। तो एक तो पैसिव लर्निंग, तो आप क्या करते हो कि हमने ईयरफोन लगाए अपने और हमने वीडियो देख लिया, उससे क्या होता है कि पैसिव लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही है। तो इट इज बेटर कि आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद आप देखें कि आपने गलती करी, या फिर कई बार होता है कि आंसर निकाल दिया लेकिन मेरी अप्रोच क्या थी वो उतनी अच्छी नहीं थी कि मेरा जल्दी सवाल सॉल्व हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि जो पढ़ा रहा है आपको, जो ट्यूटर है आपका, उसने जल्दी सॉल्व किया, तो उसने कोई दूसरी अप्रोच लगाई, तो आप उसको अप्रोच, उस मेथड को समझें। अच्छा, ये इसका जो क्वेश्चन होता है क्वांट्स और रीजनिंग का, वो एसएससी और आईबीपीएस से कंपेयर करें तो कैसा होता है? एसएससी के बिल्कुल इक्विवेलेंट मानता हूं मैं इनके क्वेश्चन, बिल्कुल। आईबीपीएस मेंस का थोड़ा सा टफ होता है, आईबीपीएस प्री जो होता है वो वैसा ही होता है। तो एसएससी वाले क्वेश्चंस अगर आप लगाते हो तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है यहाँ, बिल्कुल। और एसएससी वाले लोगों को तो प्रॉपर एज है इस एग्जाम में कि अगर एसएससी का प्रिपरेशन किया हुआ, नॉन टेक के लिए परेशान नहीं होना, नॉन टेक के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आप बस
रिवीजन में रहो, टच में रहो, टच में रहो। ये क्वेश्चंस लगाते रहो। बिल्कुल। कमिंग टू इंग्लिश एंड जीके, क्या करना चाहिए? इंग्लिश के लिए मैं बताऊंगा कि देखिए आपको एंटोनिम सिनोनिम बहुत आ रहे हैं, मतलब जो वोकैब वाला पोर्शन है वो काफी आता है, वोकैब आती है काफी। उसके अलावा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा 4 नंबर का शायद आए तो। उसके अलावा आपका पैराजम्बल्स आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चंस। Active passive wise भी एक्टिव आता पैसिव आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है, हाँ, नरेशन direct आएगा, indirect। वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। हाँ। तो आपको पता है कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 क्वेश्चन आएंगे दोनों को मिला के, और 4 नंबर वो फ्री के नंबर है अगर आपको रूल्स बताएं तो। करेक्ट। तो अगर आप इस भ्रम में हो कि आपको लोग बोलते हैं कि ग्रामर में कोई रूल का काम नहीं है या फिर आप इंग्लिश बिना रूल्स के सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं है। वो जिनका मदर टंग ऐसा है कि वो मदर टंग ही इनका इंग्लिश है, तो अभी हिंदी की हमें व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सेंटेंस फॉर्मेशन खुद कर लेते हैं। अच्छा ललित, आपका स्कूलिंग कैसा हुआ है, हिंदी मीडियम में? मेरा मतलब हाइब्रिड था, हिंदी और इंग्लिश दोनों था मेरा। तो मैं कैसा हुआ? किस 10th बोर्ड से? मेरा सीबीएसई बोर्ड से था मेरा। Okay. लेकिन ऐसा एक सीबीएसई बोर्ड में भी लेयरिंग होती है कि एक होते हैं टॉप कॉन्वेंट स्कूल्स जहाँ पर इंग्लिश में ही सब कुछ चल रहा है, तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, सोशल स्टडीज इवन हिंदी में था मेरे यहाँ। Okay, ठीक। तो इंग्लिश के लिए आपका अप्रोच सबसे अच्छा क्या है कि जो मेरे को पता है कि क्राउड कैसा रहता है ऐसे एग्जाम्स का, तो ऐसे एग्जाम का क्राउड ऐसा रहता है कि जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिकल्टी, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप ग्रामर पढ़िए। ग्रामर का रूल्स 4-6 रूल्स हैं, आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आपको एक्टिव पैसिव सीखना है तो। इनको क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव देखिए, वन स्टॉप सोल्यूशन मेरे को आज की दुनिया में लगता है यूट्यूब। करेक्ट, ओके। वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। correct। आप YouTube सर्च कीजिए एक्टिव पैसिव, आपको ऐसे बहुत सारे क्रैश कोर्स मिल जाएंगे जो आपको 4 घंटे के अंदर में एक्टिव पैसिव सिखा देंगे। हाँ, सही बात है। अगर आपने मतलब आप यूट्यूब को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, हाँ, बहुत तरीके से बिल्कुल, यूज कर बिल्कुल। सकते तो आप यूटिलाइज कीजिए YouTube को टू योर बेस्ट, तो वो बहुत अच्छी चीज होगी आपके लिए। ओके। और जीके के लिए कैसे? जीके के अच्छा, लिए- एक बात और, जीके में आने के पहले, जैसे इंग्लिश में मैंने कहा वो एंटोनिम सिनोनिम्स, इनका लिमिट नहीं है, बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। ये मतलब अगर आपने पढ़ लिया तो आप कर सकते हो। ये रूल्स बेस्ड है, ये रूल बेस्ड है, वो आप हाँ, करेंगे। याद नहीं करना है तो पहले इन पे फोकस कर लो, फिर पैराजम्बल्स पे फोकस कर लो, फिर जो करेक्शन वाले चीजें आती हैं हाँ, उस पे कर लो, एरर। और आपने अगर रूल कॉम्प्रिहेंशन भी आता है उससे अगर कर आपने सकते हो। रूल पढ़ा है आपने, तो आप कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपने रूल पढ़ा है तो आपको एरर में दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ। क्योंकि एरर जो बनता है ना, एरर भी क्या बनता है, वो एक्टिव पैसिव कोई मोल्ड करके या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई मोल्ड करके, नरेशन जो होता है उसी को मोल्ड करके उसमें कुछ 1-2 एरर इंड्यूस करा के आपको सामने रख दिया जाता है। अगर आप पकड़ लिया आपने वो एरर, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जैसा एक टॉपिक है, तो आपको पता है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब आएगा, तो वो बहुत कॉमन एरर है जो डाला जाता है। मतलब अगर आपको 4 एरर के क्वेश्चन है तो 25% ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 4 में से 1 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे दिख जाएगा। करेक्ट। अच्छा, एक चीज, अब चलिए अब जीके पे बात करते हैं। अब जीके पे बात करते हैं, तो जीके कैसे करना चाहिए? जीके का देखिए, मैं काफी ऑनेस्ट रहूंगा जीके के मामले में। जीके का अगर आपके पास बहुत टाइम है तो ही जीके में बहुत ज्यादा एफर्ट मारिए। करेक्ट। अदरवाइज जीके का क्या है कि एफिशिएंसी बहुत पुअर है। अगर आप 100 घंटे जीके पढ़ोगे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन बना। करेक्ट। तो AIR1 ऑल्सो एग्रीज विद माई कॉन्सेप्ट। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि जीके के लिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान नहीं। लास्ट 10 डेज में आपका जितना पहले PYQs आया हुआ है उसको देख लो, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें स्टैटिक जीके आता है ज्यादातर, हिस्ट्री भी आता है। मतलब मैं 50-50 मान के चल सकता हूँ कि स्टैटिक जीके 10 में से 5 नंबर स्टैटिक वाला होगा, 5 नंबर करंट से रिलेटेड होगा। और करंट किसी भी एग्जाम के लिए आई थिंक पिछले 3 महीने का कर लें सफिशिएंट बहुत होता है, बहुत 3 महीने से ज्यादा बहुत पुराने जाने की जैसे आपको देखिए, मैं काफी होपफुल हूँ कि इस बार देखना आप जो वर्ल्ड कप गुजरा है उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि कौन से बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, या फिर कौन से बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए, या किस टीम ने वर्ल्ड कप जीता। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बड़े इवेंट्स रिसेंटली कौन से हुए हैं, उनमें से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। रादर देन डिगिंग मच डीपर की आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इट इज बेटर टू गो सेफ साइड। आप थोड़े बड़े बड़े कॉन्सेप्ट उठाएं, उनमें से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा, और बाकी तो फिर किस्मत। मतलब करंट अफेयर से, जैसे कि अभी क्या है, ये दिसंबर है, नवंबर चल रहा है, राइट? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर एग्जाम होगा तो बहुत है, सितंबर उससे पहले नहीं जाना है आपको। इतना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का आपने पढ़ लिया तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। करेक्ट।
चलिए, तो ये बात हो गई कि आपने कैसे पढ़ाई किया और कैसे एग्जाम कैसे निकाला, क्या अप्रोच होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ इट कम्स, हाउ इट फील्स। आपने तैयारी किया, पढ़ाई किया, फोड़ दिया, फाइनली एटीसी बन गए, अब कैसा लगता है? आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब, या कैसा लगता है, क्या चैलेंजेस लगते हैं, जो भी आप इनको साथ शेयर करना चाहो। देखिए, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन काफी पर्सनल चीज है, तो रादर देन गोइंग इनटू दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉब प्रोफाइल काफी अच्छा है। और देखिए, आपको कई बार क्या होता है कि मनी इज अ सेकेंडरी थिंग व्हेन यू गेट इनटू द जॉब। आपको पता चलता है कि पैसा आपको मिल रहा है, लेकिन आप डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में। तो कुछ लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे एक एयरक्राफ्ट अगर 1 मिनट हवा में रहता है ना, अगर एक मीडियम रेंज का एयरक्राफ्ट है, जैसे आप एयरबस 320, आप बहुत सारे नॉन एविएशन बैकग्राउंड के लोग हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा कि क्या एयरबस 320 क्या होता है। एयरबस 320 1 घंटे में 5-6 हजार का तेल फूक देता है। अगर एक एयरक्राफ्ट 5-6 हजार का तेल फूक दे रहा है, और अगर आपने बीइंग एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपने कंट्रोलिंग अच्छी करी और आपको एक डायरेक्ट रूटिंग दे दी एक एयरक्राफ्ट को, उसमें आपने उसके 5 मिनट बचा दिए, तो आपने इफेक्टिवली एक एयरलाइन को 25,000 का फायदा किया। आपके एक इंस्ट्रक्शन से 25,000 का फायदा हुआ। और होता क्या है कि अगर आप डायरेक्ट लगातार फायदा कराओगे एयरलाइन का, तो एयरलाइन जो है बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो वो एयरलाइन जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स को ट्रांसफर करती है सीधे। मतलब आपकी प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको टिकट्स की प्राइसिंग में। करेक्ट। तो जो डिफरेंशिएटर है ना, कि आपको लगेगा कि महीने का मुझे 80,000 मिलता है या 1 लाख मिलता है, लेकिन आप 80,000 से 1 लाख का दिन का डेली का तेल बचा सकते हो एयरलाइन का, अगर आपने अच्छी एफिशिएंट कंट्रोलिंग करी तो। करेक्ट। तो ये डिफरेंस बनाते हैं एक एयरक्राफ्ट, एक एटीसी क्या कर सकता है। काफी लेस इन्फॉर्म्ड और लेस एक्सप्लोर्ड फील्ड है एटीसी का, लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत ही बट अब तो पता चल रहा है, अभी पता चल रहा है। वैकेंसी निकल रही है, 496 और एप्लीकेशन हो रहे हैं, और थैंक्स टू अब्दुल भाई और एसदिन जैसे और भी यूट्यूबर्स जो इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। करेक्ट। बहुत अच्छा फील्ड है, आप आओगे। और सबसे अच्छी चीज जो है, दुनिया की कोई जॉब ऐसी नहीं है जो इससे अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड कराए। करेक्ट। तो फाइनली ये सबके साथ मैं सुनता हूँ, जितने भी एटीसी काम कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस आपका बहुत ज्यादा है। आप खुद सोचिए कि आप 5 दिन का साइकिल में आपकी इफेक्टिवली 24 आवर्स वर्किंग है, उस 24 आवर्स वर्किंग में भी नाइट शिफ्ट जो 12 घंटे का है, उसमें आपका 12 में से 4 घंटे सोने को मिलता है, 2 घंटे रेस्ट। मतलब इफेक्टिवली आप 24 घंटे का जो ऑफिस टाइमिंग है उसमें भी 10 से 12 घंटे 14 घंटे कंट्रोल। मतलब अगर देखा जाए 5 दिन में 12-14 पंचे 120 दिन में 120 घंटे में 120 घंटे में, हाँ 24 पंचे 120 घंटे में आप काम कितना कर रहे हो? 15 ऑफिस में रहते हो 24 घंटे, उसमें से काम करते हो 12 से 15 घंटे। तो आप ये सोचिए कि कितना फ्री टाइम है। करेक्ट। तो ये है आपके पास में। और क्या, जैसे मतलब एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा कि आप एक फीलिंग होता है ना एविएशन, जैसे हेलीकॉप्टर, अभी हम भले एटीसी हैं बट हेलीकॉप्टर अगर पास से या फिर हवाई जहाज ऊपर से गुजरता है तो हमारी नजर ऊपर चली जाती है। बिल्कुल। मैं कहता ना, जिसको अपन बचपन से देख रहे हैं उड़ता हुआ, आज उसको उड़ाने वाली ड्यूटी कर रहा है। बिल्कुल। तो कैसा लगता है? देखिए, काफी अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी चीज मैं बताऊंगा आपको कि आपको पायलट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और नॉट ओनली इंटरेक्ट, आप कमांडिंग पोजीशन में हो, आप पायलट को कमांड कर रहे हो। पायलट इज नॉट कमांडिंग यू, यू आर कमांडिंग द पायलट। तो जो बंदा 200-300 लोगों को, और एयरबस 380 के केस में 500-600 लोगों तक को लेकर उड़ रहा है, सब एक समंदर पार दूसरे समंदर पार जा रहा है, मतलब हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस, हजारों माइल्स की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उसका कोई रखवाला नहीं है। आप उसके रखवाले केवल आप हो, आपके उसके केयर टेकर केवल आप हो। अगर आपने कुछ गलती की या फिर आपसे लापरवाही हुई तो सीधा सीधा इम्पैक्ट उसको होगा। हो सकता है कि 200-400 लोगों की जान को खतरा आ जाए। तो आपको गाइस एक चीज और बता दूं, आप डर मत जाना, इससे हर चीज का बैकअप होता है। एविएशन में हर चीज का बैकअप है। एक मिस्टेक हुआ, उसका बैकअप दूसरा है, दूसरा मिस्टेक है, बैकअप्स पे बैकअप है। और अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए, द पायलट जो है वो फ्लाई करता है ऑन टोटली डिपेंडिंग ऑन दी एटीसी। बिल्कुल। और उसके पास भी कुछ बैकअप्स होते हैं। सपोज कि एटीसी से कम्युनिकेशन किसी केस में नहीं हुआ तो उनका कुछ सेट प्रोटोकॉल है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको ये करना है। एटीसी को भी पता है कि अगर ऐसा कुछ केस आएगा तो वो ऐसा करेगा। बिल्कुल, वो सेट है। और तो ललित, अभी 27 दिसंबर को ही एग्जाम है और आज आई थिंक 27 नवंबर ही है ना? हाँ, 27 नवंबर है। 27 नवंबर है आज।
तो एग्जैक्टली आपके पास में एक मंथ है। बिल्कुल। तो एक मंथ के पहले तो मैं बोलूंगा ऑल द बेस्ट। आप, मैं चाहूंगा कि जितने लोग वीडियोस देख रहे हो, लाइक लास्ट टाइम 356 की जो वैकेंसी निकली थी, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए थे कि सर आई फॉलोड यू एंड आई सिलेक्टेड, थैंक यू, जो भी है। मैं चाहता हूँ कि इस बार भी ऐसे मैसेज आए, आप देखते रहिए। आप उनको क्या बोलना चाहोगे 27 एक महीने के लिए? मैं कहूँगा आप जो लास्ट टिप्स देना चाहें इनको, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑन 27th दिसंबर। दो इट इज अ टेंटेटिव डेट, बट आई होप कि टेंटेटिव डेट को हो जाए, क्योंकि हमारा भी 27 जुलाई 2022 टेंटेटिव था, लेकिन एग्जाम हो गया था। ठीक है, पहली बात तो। और दूसरी बात, नेवर टेक इट एज 30 डेज, टेक इट एज 720 आवर्स। 720 आवर्स आप एक महीने थोड़ा सा आप बाकी चीजें कट कीजिए, आप खेलते हो या फिर आप कुछ, आपका कोई पैशन है, वो आप थोड़ा सा ब्रेक दीजिए उसको एक महीने के लिए। आप एक महीने के लिए अगर आप 8 से 10 घंटे डेली पढ़ोगे, इसका मतलब 200 से 250 घंटे आपने पढ़ लिया अगर, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिसने सिलेबस कवर भी नहीं किया, जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है, लेकिन बेसिक्स ठीक है, वो बंदा भी एक महीने में सब कुछ कर लेगा। तो ये एग्जाम मतलब ऐसा है कि अगर आपका मैथ फिजिक्स आता है तो यू कैन डू इट इन 1 मंथ, करेक्ट? मतलब ऐसा एग्जाम है कि आपका अपर एंड एक पोर्शन में हो, आपका टेक्निकल में अपर एंड है तो आप एग्जाम निकाल लोगे एक महीने की तैयारी में। अगर आपका नॉन टेक्निकल में अपर एंड है तो आप एक महीने की तैयारी में तो एग्जाम निकाल लोगे। अगर आपका दोनों में अपर एंड है तो आप हो सकता है कि बिल्कुल टॉप रैंकर बन जाओ, जैसे आप तो। बस यही है। सो थैंक यू ललित, हमने लगभग सारे एस्पेक्ट्स पे बात किया। आपका अगर कोई भी डाउट्स होता है जो आपको लगता है कि रह गया है, तो आप कमेंट में उसको पूछ लोगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं आपको रिप्लाई करूं, अगर लगेगा कि आपका डायरेक्ट ललित से है तो आई विल आस्क ललित एंड देन आई विल रिप्लाई यू इन द कमेंट। सो थैंक यू फॉर ऑल द जो भी आपने शेयर किया यहाँ पे ललित, एंड आई होप कि इन टिप्स के साथ में आप लोग एक अच्छा रैंक लेके आओगे, आपको ये इस पे काफ़ी फायदा करेगा।